हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने यूनिट 4 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि पेटेंट से हमें क्या क्या राइट्स मिलते हैं, या फिर जो भी पेटेंट होगा, जिसका भी ओनर होगा, जिसने पेटेंट बनवाया होगा, उसको क्या क्या राइट्स पेटेंट की वजह से मिलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक की राइट्स फ्रॉम पेटेंट्स। तो right from patent. So a patent owner has the right to decide who may or may not use the patented invention for the period in which the invention is protected. So basically जो पेटेंट ओनर है, जिसने पेटेंट बेसिकली बनवाया है, उसके पास ये राइट होता है कि वो डिसाइड कर सके कि जो भी उसने इन्वेंशन को पेटेंट करके रखा है, जो भी चीज उसने पेटेंट करके रखी है, वो कोई दूसरा पर्सन यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। और ये जो यूज है, ये किस टाइम पीरियड पे होगा? यूज टाइम पीरियड में होगा जितने टाइम के लिए आपके पास पेटेंट है। मतलब अगर आपने 1 साल के लिए ले रखा है पेटेंट, क्योंकि हर साल आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, तो उतने टाइम पीरियड के लिए आपका जो इन्वेंशन है वो प्रोटेक्ट रहेगा। और पर्टिकुलर पर्सन जो है उसको आपका अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, उसको आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा उस बेसिकली उस इन्वेंशन को यूज करने के लिए। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स, पेटेंट प्रोटेक्शन मीन्स दैट द इन्वेंशन कैन नॉट बी कमर्शियली made, used, distributed, imported or sold by others without the patent owner consent। तो यहाँ पर ये जो keywords लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पेटेंट प्रोटेक्शन है, मतलब जो पेटेंट से राइट एक पेटेंट ओनर को मिल रहे हैं, वो क्या है? वो ये है कि उसकी जो भी इन्वेंशन है, जो उसने पेटेंट से प्रोटेक्ट करके रखी है, ना तो कोई वो दूसरा पर्सन उसको बना सकता है, ना कोई दूसरा पर्सन उसको यूज कर सकता है। वो जो इन्वेंशन है वो कहीं और डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकती है। साथ ही साथ आप उस इंफॉर्मेशन या फिर उस इन्वेंशन को इम्पोर्ट नहीं कर सकते हो और किसी दूसरे को बेच नहीं सकते हो। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो उस केस में आपको जो पेटेंट का ओनर है या फिर जिसने उस पेटेंट को करवाया है, उससे आपको उसका कंसेंट, उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसके कंसेंट के बिना आप ये सब काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यही होते हैं मेरे राइट्स फ्रॉम पेटेंट्स जो पेटेंट ओनर को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पेटेंट ओनर। तो इसमें देखते हैं कि जो राइट्स होती हैं या फिर जो ऑब्लिगेशंस हैं पेटेंट ओनर की, वो क्या होती है। सो सबसे पहले राइट्स ऑफ एन एप्लीकेंट। सो द एप्लीकेंट और द ओनर ऑफ द इन्वेंशन हैज द फॉलोइंग राइट्स। तो जैसे हमने देखा कि जो एप्लीकेंट है या फिर जो इन्वेंटर है या फिर जो ओनर है मेरा पेटेंट ओनर, उसके पास क्या राइट है? उसके पास ये राइट है कि उसके परमिशन के बिना कोई भी उसका जो इन्वेंशन है उसको यूज नहीं कर सकता, उसको कहीं पर सोल्ड नहीं कर सकता है, उसको कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, ना उसको यूज कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या होती है? सो टू बी ग्रांटेड द पेटेंट वेयर द रेलिवेंट रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड after the grant of the patent and within the limits defined below to preclude any person from exploiting the patented invention in the manner referred to in section 53 and to conclude license contracts as provided for in the act। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि विदाउट आप जो पेटेंट ओनर है उसके परमिशन के बिना आप उसकी इन्वेंशन नहीं यूज कर सकते हो। अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने जो पेटेंटेड इन्वेंशन में जो भी चीजें मेंशन थी, अगर आपने उसके कुछ इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अगर आपने कोई भी ऐसी चीज की, तो उस केस में ये जो केस आपका बनेगा ये सेक्शन 53 में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ऑब्लिगेशंस। सो द एप्लीकेंट और द ओनर ऑफ द इन्वेंशन हैज द फॉलोइंग ऑब्लिगेशंस। अब ये ऑब्लिगेशंस क्या है तो देखते हैं। सो टू डिस्क्लोज द इन्वेंशन इन अ क्लियर एंड कंप्लीट मैनर and in particular to indicate at least one mode for carrying out the invention in accordance with the requirements and subject to the sanctions applicable under the act। तो यहाँ पर बेसिकली जो इन्वेंशन में जो चीजें हैं, जो भी चीजें बताई गई हैं कि इन्वेंशन में क्या है, क्या न्यू बनाया गया है, क्या नए प्रोडक्ट का इन्वेंशन किया गया है, या फिर जो भी चीजें हैं उसको एक क्लियर और एक कंप्लीट मैनर में डिस्प्ले करवाना, डिस्क्लोज करना, and in particular to indicate at least one mode for carrying out the invention। so basically obligations क्या है या फिर क्या ऐसी चीजें हैं जो पेटेंट ओनर को मेंशन करनी चाहिए। so basically इन्वेंशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो एक क्लियर और कंप्लीट मैनर में आपको मेंशन करनी चाहिए। साथ ही साथ एक ऐसा मोड, एक ऐसा जरिया बताना चाहिए। अब आप एक या एक से ज्यादा भी बता सकते हो कि कैसे वो इन्वेंशन को हम कैरी करेंगे, कैसे उसको बनाएंगे, उस इन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये सारी चीजें मेरी वहां पर क्लियर और कंप्लीट मैनर में मेंशन करनी चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है मेरा टू गिव इंफॉर्मेशन कंसर्निंग करस्पॉन्डिंग फॉरेन एप्लीकेशंस एंड ग्रांट। तो उस इन्वेंशन से रिलेटेड क्या फॉरेन एप्लीकेशंस हैं, क्या ग्रांट्स हैं, उसकी पूरी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेरी वहां पर मेंशन होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा टू पे फीस टू द मैनेजिंग डायरेक्टर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द एक्ट एंड रेगुलेशंस सब्जेक्ट टू द सैंक्शंस प्रोवाइडेड फॉर देयरइन। तो बेसिकली आपको मैनेजिंग डायरेक्टर को एक पर्टिकुलर फीस भी पे करनी पड़ेगी, और ये फीस कैसी होगी, ये फीस जो मेरे एक्ट में लिखी होती है, जो पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट है उसके हिसाब से जो भी मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर की जो पर्टिकुलर फीस होगी, आपको वो फीस उनको पे करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर है मेरा इन कनेक्शन विद द लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स असाइनिंग पेटेंट और पेटेंट एप्लीकेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग अनडिजायरेबल प्रोविजन रिफर टू इन सेक्शन 69। और कोई भी अनडिजायरेबल प्रोविजन जो है इनसे रिलेटेड वो कहां पर मेंशन है, वो मेंशन है मेरा सेक्शन 69 में। ठीक है। फिर है राइट्स ऑफ ओनर ऑफ अ पेटेंट। तो अब हम लोग डीप में पढ़ते हैं कि क्या क्या राइट एक पेटेंट ओनर को मिलते हैं। So the owner of the patent has the right to preclude any person from exploiting the protected invention by any of the following acts। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर आपकी इन्वेंशन जो है, अगर किसी दूसरे पर्सन ने उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, तो उस केस में आप उस पे अलग अलग चीज़ों से आप उसको बेसिकली क्या कर सकते हो, आप उसको पनिश करवा सकते हो, प्रेक्ल्यूड करवा सकते हो। अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले है व्हेन द पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो सपोज करो कि आपका जो पेटेंट है वो ग्रांट कर दिया गया है। ठीक है। सो मेकिंग, इंपोर्टिंग, ऑफरिंग फॉर सेल, सेलिंग एंड यूजिंग द प्रोडक्ट, और स्टॉकिंग सच प्रोडक्ट फॉर द पर्पसेज ऑफ ऑफरिंग इट फॉर सेल, सेलिंग और यूजिंग द प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है कि अपना जो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई और पर्सन उसको एक्सप्लॉइट ना कर सके, आप पर्टिकुलर चीज कर सकते हो। अब एक केस हो सकता है कि आपका जो पर्टिकुलर पेटेंट है वो ग्रांट कर दिया गया है, आपके जो भी प्रोडक्ट है, जो भी आप इन्वेंशन कर रहे हो उसके हिसाब से आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया गया है। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन ने उसको बनाने की कोशिश की, उसको इंपोर्ट किया, उसको सेल करा या फिर उस प्रोडक्ट को यूज करा, तो उस केस में आप उसको प्रेक्ल्यूड कर सकते हो। नेक्स्ट हो सकता है कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड किसी पर्सन ने चीजों को स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो उस केस में भी आप उस पर्सन को प्रेक्ल्यूड कर सकते हो। ठीक है। तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड केस क्या होता है, सेकेंड केस होता है व्हेन द पेटेंट हैज बीन ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोसेस। सो बेसिकली यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको पेटेंट मिल चुका है और आपका प्रोडक्ट तैयार है। ठीक है। इस केस में क्या है, इस केस में है कि आपका पेटेंट तो ग्रांट हो गया, लेकिन आपका जो प्रोसेस है उस प्रोडक्ट को बेसिकली बनाने का, वो अभी प्रोसेस में है, मतलब वो अभी शुरू हो रहा है या फिर इन प्रोसेस है, अभी वो फाइनल प्रोडक्ट बना नहीं है। ठीक है। तो यूजिंग द प्रोसेस और डूइंग एनी ऑफ द एक्ट रिफर टू इन पैराग्राफ 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ द प्रोसेस। सो बेसिकली अगर किसी ने उस प्रोसेस को यूज किया है या फिर इनमें से कोई भी एक्ट किया है कि उसको बनाने की कोशिश की है, इंपोर्ट करने की कोशिश की है, ऑफर करने की कोशिश की है, किसी को बेचने की कोशिश की है, या फिर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजों को स्टॉक करने की कोशिश की है, तो इन सभी केस में आप उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रेक्ल्यूड कर सकते हो। ठीक है। अब है कि इन्फोर्समेंट ऑफ राइट्स की, जो पेटेंट ओनर को जो राइट मिल रही है वो कैसे कैसे इन्फोर्स की जाती हैं कि हाँ आपको ये राइट मिली हुई है। तो सबसे पहला मेरा आता है कि द ओनर ऑफ अ पेटेंट हैज द राइट, कौन कौन सी राइट, टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन टू रिस्ट्रेन द परफॉर्मेंस और द लाइकली परफॉर्मेंस बाय एनी पर्सन विदाउट हिज ऑथराइजेशन ऑफ एनी ऑफ द एक्ट रिफर्ड टू अबव। तो वही वाले एक्ट्स यहाँ पर बताए गए हैं कि उसको मेक करना, जो मैंने पीछे बताया, उसको सेल करना, तो उस केस में आप वहां पर एक्शन ले सकते हो। नेक्स्ट है मेरा टू क्लेम डैमेजेस फ्रॉम एनी पर्सन हु हैविंग नॉलेज ऑफ द पेटेंट परफॉर्म्ड एनी ऑफ द एक्ट्स रेफर्ड टू अबव विदाउट द ओनर ऑथराइजेशन। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया गया है कि आप सेकेंड जो राइट होता है मेरे उसके पास, पेटेंट ओनर के पास, वो ये होता है कि वो यहाँ पर डैमेज बता सकते हैं, किसी पर्सन के थ्रू हुआ हो। अब वो पर्सन जो है, हो सकता है कि उसको आपके पेटेंट की नॉलेज हो। अब सपोज करो, जब मैंने पेटेंट बताया था कि पेटेंट का जो एप्लीकेशन है वो फाइल कैसे करते हैं, तो हम लोग प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं। ठीक है। तो अगर हो सकता है कि वो प्रोफेशनल्स जिनको नॉलेज है, उन्होंने कोई डैमेज पहुंचाने की कोशिश की हो अब जो ओनर है उसकी ऑथराइजेशन के बिना, तो उस केस में भी आप वहां पर एक्शन ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद है आप कंपनसेशन भी ले सकते हो। सो टू क्लेम कंपनसेशन फ्रॉम एनी पर्सन हु विदाउट
who without this authorization, who किसके authorization के बिना, basically patent owner के authorization के बिना performed any of the inventions claimed in the published application as if a patent had been granted for the invention, provided that the said person at the time of performance of the act had actual knowledge that the invention that he was using was the subject matter of a published application। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि आप एक पर्टिकुलर पर्सन से वहां पर कंपनसेशन भी ले सकते हो अगर उसने ये सब चीजें की हैं। कौन सी चीजें? कि उसको आपके इन्वेंशन की आपको पूरा भरोसा है कि आपका जो इन्वेंशन है वो कहीं पर पब्लिश्ड एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, ठीक है। या फिर received written notice that the invention that he was using was the subject published application, such application being identified in the said notice by its serial number। तो वही चीज है कि आपके पास एक रिसीव रिटन नोटिस मिली हो कि जो भी इन्वेंशन वो यूज कर रहे हैं वो आपने भी सेम यूज किया है। तो ये राइट्स मेरे किसके पास होते हैं? ये राइट मेरे पेटेंट ओनर के पास होते हैं कि वो अपना जो वर्क है, अपना जो इन्वेंशन है उसको प्रोटेक्ट करके रख सके, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा राइट ऑफ अ प्रायर यूजर। सो अ पेटेंट हैज नो इफेक्ट against any person hereinafter referred to as the prior user who in good faith for the purposes of his enterprise or business before the filling date or where the priority is claimed, the priority date of the application on which the patent is granted and within the territory where the patent produces its effect was using the invention or was making effective and serious preparation for such use, any such person has the right for the purposes of his enterprise or business to continue such use or use the invention as envisaged in such preparation। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पेटेंट है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है एक ऐसे पर्सन पे जिसका जो जरिया है या फिर जिसका जो मोटिव है वो सही है। अब ये मोटिव क्या हो सकता है? ये मोटिव हो सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाना या फिर अपने इंटरप्राइज को बढ़ाना। तो इस केस में क्या होगा कि जो भी आपका जो फिलिंग डेट है, जिस डेट में हमने पेटेंट को फाइल किया है, उससे पहले अगर ये चीज हो जाती है तो वहां पर जो पेटेंट है वहां पर पेटेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है द राइट ऑफ द प्रायर यूजर में ओनली बी ट्रांसफर्ड और डिवॉल्व टुगेदर विथ हिज एंटरप्राइज और बिजनेस और विद दैट पार्ट ऑफ हिज एंटरप्राइज और बिजनेस इन विच द यूज और प्रिपरेशन फॉर यूज हैव बीन मेड। और जो मेरा प्रायर यूजर है, जिसको हम लोग कोई भी ऐसा पर्सन बोल रहे हैं जो पहले था, वहां पर क्या है कि उसके जो भी राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे वो राइट्स जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। अब हो सकता है वो किसी बिजनेस में काम करता हो, किसी एंटरप्राइज में काम करता हो, तो उस केस में उसके राइट्स वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब है स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन। सो द स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन इज डिटरमाइंड बाय द टर्म्स ऑफ क्लेम, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो भी प्रोटेक्शन है कि अगर आपको अपने पेटेंट को प्रोटेक्ट करना है वो किसके थ्रू करोगे? आप क्लेम्स के थ्रू करोगे। बट द डिस्क्रिप्शंस एंड ड्राइंग इंक्लूडेड इन द पेटेंट में बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द क्लेम्स। लेकिन जो भी चीजें पेटेंट में मेंशन है वो बेसिकली देखी जाती हैं कि कितना क्लेम बनेगा, कितना अमाउंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कि ये जो राइट्स मेरे पेटेंट ओनर को मिलते हैं इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो द राइट्स अंडर द पेटेंट एक्सटेंड ओनली टू एक्ट्स डन फॉर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पस एंड इन पर्टिकुलर नॉट टू एक्ट्स डन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो यहाँ पर बेसिकली क्या लिखा गया है कि जो ये राइट्स होते हैं जो पेटेंट ओनर के पास होते हैं वो कहाँ एक्सटेंड होते हैं? वो सिर्फ उन जगहों पे एक्सटेंड होते हैं, उन इन्वेंशंस पे एक्सटेंड होते हैं जो इन्वेंशन कुछ इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए होती हैं। ये जो पर्टिकुलर राइट्स हैं ये साइंटिफिक रिसर्च में नहीं एक्सटेंड होते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना। उसी के साथ साथ ये जो राइट्स हैं मेरे अंडर द पेटेंट डू नॉट एक्सटेंड टू द यूज ऑफ आर्टिकल्स ऑन एयरक्राफ्ट, लैंड व्हीकल्स और वेसल्स ऑफ अदर कंट्रीज विच टेम्पररी और एक्सीडेंटली एंटर द एयर स्पेस टेरिटरी और वाटर्स ऑफ केन्या। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि ये राइट्स कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ पर नहीं। तो ये राइट्स कहाँ पर एप्लीकेबल है? इंडस्ट्रियल और कमर्शियल लेवल पे, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में नहीं है। इसी के साथ साथ अब ये एयरक्राफ्ट में जो आर्टिकल्स का यूज होता है ये वहां पर भी एप्लीकेबल नहीं है, लैंड व्हीकल्स में भी एप्लीकेबल नहीं है, वेसल्स में भी एप्लीकेबल नहीं है। और कहाँ पर हो सकता है? ये कहीं पर भी इन सब जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है। और साथ साथ जो एयर स्पेस है जो कि टेम्पररी या फिर एक्सीडेंटली की गलती से या फिर एक्सीडेंट के थ्रू किसी दूसरी टेरिटरी में पहुंच गई है, उस केस में भी ये मेरे राइट्स वहां पर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है।
उसके बाद है द राइट एंड द पेटेंट आर लिमिटेड बाय द प्रोविजंस ऑफ द टर्म्स ऑफ द पेटेंट। और जैसे मैंने बताया था कि पेटेंट के राइट जो पेटेंट ओनर को मिलते हैं वो लिमिटेड होते हैं जैसे जैसे मेरी चीजें पेटेंट में मेंशन होती हैं, जो जो प्रोविजंस मेरे पेटेंट में मेंशन होते हैं। ठीक है, फिर है मेरा द राइट्स अंडर द पेटेंट आर लिमिटेड बाय द प्रोविजंस ऑन कंपल्सरी लाइसेंसेस फॉर द रीजन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस ऑफ द पेटेंट एंड बाय प्रोविजन ऑन स्टेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेटेंटेड इन्वेंशन। तो यहाँ पर वही चीज लिखी गई है कि जो राइट्स होंगे वो किस पे लिमिट करेंगे, जो मेरे प्रोविजंस लिखे होंगे मेरे पेटेंट में। ठीक है, उसके बाद द राइट्स ऑफ द पेटेंट डू नॉट एक्सटेंड वेरिएंट्स और म्यूटेंट्स ऑफ लिविंग फॉर्म। तो यहाँ पर वही लिखा गया है जो पेटेंट के राइट होते हैं। अब एक और क्राइटेरिया आ गया कि एक तो एयर स्पेस में एप्लीकेबल नहीं है, साइंटिफिक में एप्लीकेबल नहीं है, वेसल्स में एप्लीकेबल नहीं है, साथ ही साथ जो लिविंग फॉर्म्स होते हैं मेरे, जो म्यूटेंट्स होते हैं, वहां पर जो लिविंग मैटर होता है वहां पर भी ये जो राइट्स हैं ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। That is distinctly different from the original for which patents were obtained, where such mutants or variants are deserving of separate patent। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो म्यूटेंट्स हैं वो यहाँ पर पेटेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है, आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।